Hello students, welcome to Government Commerce College Alwar. BCom Part First, EAF and Business Economics paper first. Our topic is price and output determination under monopoly. एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य तथा उत्पादन का निर्धारण। एकाधिकार क्या होता है? एकाधिकारी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका पूरे बाजार में एक अकेले का एक व्यापार, एक उत्पादन, एक बिजनेस और एक ही वस्तु होती है जिसका वह निर्माता और विक्रेता होता है। इसके कंपटीशन कहीं भी नहीं होते, अर्थात उसका कोई प्रतिपक्ष नहीं होता है, उसके कोई सामने नहीं आता है। वो एक ही व्यक्ति होता है जो पूरे बाजार को मांग के अनुसार पूर्ति करता है और वह आवश्यकता अनुसार उत्पादन और पूर्ति करता रहता है और कीमत का निर्धारण करता है। यहाँ पर हम समझेंगे कि एकाधिकार किसे कहते हैं। इसमें एक हमारे पास एक छोटी सी परिभाषा आती है, तो देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मोनोपोली। सबसे पहले दे रखा है AP लर्नर, ए मोनोपोलिस्ट इज एन seller who is contributed with the selling demand curve for his product. AP लर्नर, एकाधिकारी का तात्पर्य उस विक्रेता से है जिसकी वस्तु का मांग वक्र गिरता हुआ होता है। दूसरा है प्रोफेसर लेफ्टविच ने भी एक परिभाषा दी है, जिसके अनुसार विशुद्ध एकाधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें एक वस्तु विशेष का जिसके लिए उत्तम स्थानापन्न पदार्थ उपलब्ध नहीं होते हैं एक ही विक्रेता होता है। अर्थात एक ऐसा विक्रेता, ऐसी वस्तु जिसके इस विक्रेता के अलावा कोई भी स्थानापन्न उपलब्ध नहीं होती है, वह पूर्णतया एक अकेला व्यक्तिगत विक्रेता और उत्पादक ही होता है। प्रोफेसर वाटसन ने भी बताया है कि एकाधिकारी एक वस्तु का अकेला उत्पादक होता है जिसकी कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। अर्थात इसमें एक अकेले व्यक्ति उत्पादक के अलावा दूसरी कोई वस्तु, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होता है। प्रोफेसर चैम्बरलिन ने भी एक परिभाषा दी है, जिसके अनुसार एकाधिकारी उसे समझना चाहिए जो किसी वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। एकाधिकारी कौन होता है? जो किसी वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। यहाँ पर तात्पर्य ये है कि एकाधिकारी के पास में दो बातों में से एक बात उसके नियंत्रण में होती है, या तो वह वस्तु की कीमत का निर्धारण करे या फिर वह पूर्ति का निर्धारण करे। और पूर्ति और कीमत दोनों में से किसी एक को नियंत्रित कर सकता है, दोनों को एक साथ नियंत्रित नहीं कर सकता है। अर्थात चैम्बरलिन ने जो बताया था उसमें यह है कि एकाधिकारी को समझना चाहिए जो किसी वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण करता रखा हो। अर्थात जैसे जैसे मांग बढ़ेगी वैसे वैसे पूर्ति बढ़ेगी, जैसे जैसे मांग घटेगी वैसे वैसे पूर्ति घटेगी, और पूर्ति को पूर्णतया नियंत्रण में रखता है और उसमें कीमत का निर्धारण करता है। प्रोफेसर जेटिक्सनर ने बताया है कि विशुद्ध एकाधिकारी से आशय मांग की लोच शून्य होने से, जबकि पूर्ण शुद्ध प्रतियोगिता में मांग की लोच अनंत होती है। हेंडरसन एंड क्वांटन ने भी बताया है कि एकाधिकारी शब्द उस अवस्था को परिभाषित करता है जिसमें एक ही फर्म उस वस्तु का उत्पादन करती जिसकी कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। अर्थात इसमें निकट स्थानापन्न वस्तु किसी की द्वारा भी नहीं बताई गई है। तो प्रोफेसर गोल्डिंग ने भी एक परिभाषा दी है, जैसे शुद्ध एकाधिकारी वह फर्म है जो कोई ऐसी वस्तु उत्पन्न कर रही है जिसका किसी अन्य फर्म की उत्पादित वस्तुओं से कोई प्रभावपूर्ण स्थानापन्न नहीं होता है। प्रभावपूर्ण से तात्पर्य यहाँ यह है कि यद्यपि एकाधिकारी असाधारण लाभ कमा रहा है, तथापि अन्य फर्में ऐसी स्थानापन्न वस्तुएं उत्पन्न करके जो कि क्रेताओं को एकाधिकारी की वस्तु से दूर कर सकें, उक्त लाभों पर अतिक्रमण करने की स्थिति में नहीं है। बेनहम ने भी परिभाषा दी है, जैसे एकाधिकारी शब्द से एकमात्र विक्रेता होता है और एकाधिकारी शक्ति पूर्ति के संपूर्ण नियंत्रण में आधारित होती है।
ट्रिफिन ने भी एक परिभाषा दी है, जिसके अनुसार एकाधिकारी ऐसी स्थिति का नाम है जिसमें कोई फर्म दूसरी फर्मों के मूल्यों की अवहेलना करके सफलतापूर्वक अपनी वस्तु का इच्छानुसार मूल्य निर्धारित कर सकती है। इसके सभी परिभाषाओं को मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि एकाधिकारी एक अकेला उत्पादक एवं विक्रेता होता है, जिसकी वस्तु के कोई अन्य दूसरी वस्तु बाजार में निकट स्थानापन्न उपलब्ध नहीं होती है, अर्थात उसका कोई उत्पादक और क्रेता उसके समक्ष प्रतियोगी नहीं होता है। एकाधिकारी जो वस्तु बनाता है बाजार में वो संपूर्णतः पूरी बिक जाती है और वो पूर्ति को नियंत्रण में रखता है, और जैसे मांग बढ़ती है वैसे वैसे पूर्ति बढ़ाता है। एकाधिकारी की कुछ विशेषताएं हैं, तो विशेषताओं में देखते हैं। अकेला उत्पादक एवं विक्रेता। नंबर 1 है अकेला उत्पादक एवं विक्रेता। एकाधिकारी वह व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु का सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर होता है, इसके कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है। नंबर 2 प्रभावपूर्ण निकट स्थानापन्न वस्तुओं का अभाव, लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ गुड्स। एकाधिकारी ऐसी वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करता है जिसके प्रभावपूर्ण निकट स्थानापन्न वस्तुएं बाजार में उपलब्ध नहीं होती हैं, अर्थात उससे संबंधित कोई दूसरी वस्तु बाजार में उतारी नहीं जाती है। यह एक अकेला ही उत्पादक और विक्रेता होता है। तीसरी विशेषता है फर्म एवं उद्योग एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। एकाधिकारी के अंदर कोई फर्म अलग नहीं होती है और कोई फर्म का उद्योग अलग नहीं होता है। एकाधिकारी के अंतर्गत जो फर्म होती है वही उद्योग होता है, और जो उद्योग होता है वही व्यक्तिगत इकाई होती है। इसलिए यहाँ पर फर्म और उद्योग सामान्यतः पर्यायवाची माने जाते हैं। एकाधिकारी एक फर्म वाला उद्योग होता है, अतः फर्म एवं उद्योग दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं। नई फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रोक होती है, इफेक्टिव चेक ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म, जिसका तात्पर्य है कि एकाधिकारी का मोनोपोली ऐसा होता है कि वह किसी भी दूसरी फर्म को अपने बाजार में एंटर नहीं करने देता है, वह किसी दूसरी फर्म को बाजार में नहीं आने देता है। अर्थात एकाधिकारी की स्थिति में न केवल अल्पाधिकार में बल्कि दीर्घकाल में भी नई फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रोक लगी रहती है। एकाधिकारी तभी तक बना रहता है जब तक नई फर्में उद्योग में प्रवेश न कर सके, और यदि नई फर्में उद्योग में प्रवेश कर जाती हैं तो एकाधिकारी का अधिकार समाप्त हो जाता है और वो टुकड़ों में बंट जाता है। पांचवी है इसके अंदर वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण, फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ कमोडिटी। एकाधिकारी का अपनी वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है, अर्थात वह अपनी वस्तु की पूर्ति को कम अथवा अधिक कर सकता है। वह चाहे तो उसको बढ़ा सकता है और चाहे उसको घटा सकता है, क्योंकि वह उद्योग जो होता है पूरे बाजार का एक पार्ट होता है, जिसका कोई दूसरा उसमें अपना अधिकार शामिल नहीं कर सकता। नंबर 5 है 6। नंबर 6 में बेलूसदार मांग, इन इलास्टिक डिमांड। एकाधिकारी को अपनी वस्तु की बेलूसदार मांग का सामना करना पड़ता है, अर्थात एकाधिकारी वस्तु की अधिक इकाइयाँ बेचना चाहे तो वह वस्तु की कीमत को कम करके ही अधिक मात्रा में इकाइयों को बेच सकता है। यदि एकाधिकारी अपनी वस्तु को सामान्यतः बेचता रहेगा तो उसे कीमत कम करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि उसे अधिक मात्रा में वस्तु बेचनी होगी तो कीमत को कम करना पड़ेगा और तभी अधिक मात्रा में वस्तु को बेचा जा सकता है। इसलिए इसका जो AR और MR होता है वो ऊपर से नीचे बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। यह OX अक्ष के समानांतर नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो कीमतें हैं अधिक मात्रा में उत्पादन करने के कारण या बेचने के कारण कम करनी पड़ती हैं, इसलिए AR और MR इसका गिरता हुआ होता है। दीर्घकाल में भी असामान्य लाभ। एकाधिकारी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अल्पकाल में असामान्य लाभ प्राप्त करता है या असामान्य हानि प्राप्त करता है, लेकिन दीर्घकाल में एकाधिकारी हमेशा
असामान्य लाभ की स्थिति में भी हो सकता है। सामान्य तो होता ही है, लेकिन कभी कभी ऐसी पोजीशन होती है कि वो हमेशा के लिए असामान्य लाभ की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि उसका कोई दूसरा प्रतियोगी नहीं होता है। और यदि कोई किसी का प्रतियोगी नहीं होगा तो वह अपनी लागत से अधिक मात्रा में कितनी भी कीमत वसूल करके और अपने लाभ को अधिकतम कर सकता है। इस प्रकार से एक अधिकारी दीर्घकाल में असामान्य लाभ कमाता हुआ भी हो सकता है। अधिक क्रेता, इसकी विशेषता ये है कि एकाधिकारी एक विक्रेता बाकी सब क्रेता होते हैं। एक विक्रेता बाकी सब क्रेता होते हैं और पूरे बाजार में क्रेता किसी प्रकार का मोल भाव करने के लिए विवश नहीं होते हैं या वो नहीं कर सकते हैं। जो कीमत वस्तु के ऊपर प्रिंटेड होती है या जो डिसाइडेड होती है मार्केट के अंदर, उसी कीमत पर वस्तु को क्रय करने के लिए तैयार रहते हैं या विवश होते हैं। लेकिन वो अपनी वस्तु क्रय करते समय उसकी कीमत के ऊपर मोल भाव करने के लिए अधिकारी नहीं होते हैं। ये हमारा है एकाधिकारी। और अब इसके अंदर आता है एकाधिकारी उत्पन्न क्यों होते हैं। एकाधिकारी उत्पन्न होने के लिए कुछ 4-5 टॉपिक हैं, जिसमें नंबर 1 है पैमाने की मितव्यताएँ। इकोनॉमी ऑफ स्केल, जब स्केल छोटा होता है तो उसकी लागत ज़्यादा आती है, और जब स्केल डबल होता है तो उत्पादन तो डबल हो जाता है लेकिन लागत डबल नहीं होती है। यदि स्केल इस प्रकार से उत्पादन का बढ़ाया जाता है तो उत्पादन तो बढ़ता जाता है, लेकिन उसकी जो लागतें होती हैं वो फिक्स सोर्सेज स्थिर होने के कारण उसकी जो उत्पादन लागत है, जितनी मात्रा में उत्पादन बढ़ेगा उतनी मात्रा में उसकी उत्पादन लागत कम होती है। यदि स्केल बड़ा होता है तो एकाधिकारी का जन्म होता है। नंबर 2 है सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं। प्राकृतिक एकाधिकार, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं सरकार के द्वारा जनता को प्रदान की जाती हैं, और प्राकृतिक एकाधिकार ये सरकार का जन स्वयं के लिए होता है। इनके ऊपर सरकार का खुद का अधिकार होता है। जैसे भारतीय रेल उपक्रम, यह एकाधिकार है और पूरा भारत सरकार का एकाधिकार इसके अंदर स्थिर रहता है। तो इसमें कुछ उद्योगों में पैमाने की मितव्यताएँ सुस्पष्ट होती हैं तथा इनमें प्रतियोगिता की स्थिति अव्यावहारिक, असुविधाजनक अथवा अकार्यशील होती हैं। ऐसे उद्योग प्राकृतिक एकाधिकार अथवा सार्वजनिक सेवाएं कहे जा सकते हैं। इनमें विद्युत है, गैस है, रेल परिवहन है तथा संचार सुविधाएँ हैं। इनमें सरकार का एकाधिकार प्राचीन समय से ही चलता रहा है, लेकिन वर्तमान में इन सभी सेवाओं को दूसरी जो कंपनियां हैं उनको भी सरकार ने देना चालू कर दिया है, परंतु सरकार इसके बदले में एकाधिकारी शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए इनकी क्रियाओं तथा मूल्यों को नियंत्रित करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में तकनीक ऐसी होती है कि इन उद्योगों में स्थायी लागतें बहुत अधिक होती हैं, अतः अधिक उत्पादन होने पर प्रति इकाई लागतें गिर जाती हैं। इनमें यदि उदाहरण के तौर पर लें कि शहर में जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति बढ़ानी हो तो इसमें स्थायी लागतें एक बार आती हैं और उसके बाद में ये परिवर्तनशील लागतें कम होती हैं, जिनके आधार पर उत्पादन चलता रहता है। नंबर 3 है कच्चे माल के स्वामित्व का केंद्रीकरण। जब किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है और कच्चे माल की आवश्यकता यदि एक ही व्यक्ति इसका सारा सामान खरीद लेता है, एक व्यक्ति के अधिकार में आ जाता है, तो दूसरा व्यक्ति इसका उत्पादन नहीं कर सकता है। इसलिए दूसरा केंद्र विक्रेता और उत्पादक नहीं होता है और परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति ही उसका एकाधिकारी बन जाता है। कानूनी संरक्षण भी होता है साथ में लीगल प्रोटेक्शन। कुछ विशेष कानूनी संरक्षणों के कारण भी एकाधिकार मिल जाता है। उदाहरण के तौर पर पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क कानूनों के अंतर्गत एक नवीन आविष्कारक को अपनी वस्तु को निश्चित वर्षों तक उत्पादित करने का अन्य अधिकार दिया जाता है तथा प्रतियोगियों को बिल्कुल वैसी ही वस्तु का निर्माण से रोका जाता है। तो कानूनी प्रोटेक्शन होने के कारण भी एकाधिकार का डेवलपमेंट हो जाता है। गलाघाट प्रतिस्पर्धाएँ, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, इसका तात्पर्य है
कि जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं वो छोटी छोटी संस्थाओं को ख़त्म करने के लिए कलाकार प्रतिस्पर्धा का कार्य करती है, विचार रखती है, जिससे छोटी फर्में स्वतः समाप्त हो जाती हैं और बड़ी फर्मों में किसी एक फर्म का निर्माण हो जाता है। अनेक बार एक फर्म अत्यधिक कलाकार आक्रामक प्रतिस्पर्धा के द्वारा अपने प्रतियोगियों को हटा सकती है तथा नए प्रतियोगियों का प्रवेश रोक सकती है। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा में अनेक अनैतिक अथवा गलत कार्य भी किए जाते हैं। जैसे एक शक्तिशाली फर्म कच्चे माल की पूर्ति करने वाली या बैंकों पर माल तथा साख की पूर्ति रोकने के लिए दबाव बना सकती है तथा वेतन पर रख सकती है, अर्थात अनुचित प्रतिस्पर्धा एवं विधियों द्वारा प्रतियोगियों को दूर कर दिया जाता है। छठा इसके अंदर है संयोगवश। कुछ संयोग भी ऐसे हो जाते हैं जिनसे कोई व्यक्ति अपने आप एक अधिकारी बन जाता है। आज के युग में अनेक प्रतियोगी फर्में अपने हितों के लिए स्वेच्छा से प्रतिस्पर्धा समाप्त करने के लिए शायद सहमत हो जाती हैं तथा विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक संयोगों के माध्यम से एकाधिकारी की स्थापना कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 है इसका व्यक्तिगत गुण, पर्सनल स्किल। कुछ क्षेत्रों में व्यक्तिगत गुणों के कारण भी एकाधिकार की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। जैसे किसी क्षेत्र में कोई स्पेशल डॉक्टर होता है, स्पेशल एडवोकेट होता है, स्पेशल मास्टर होता है, स्पेशल एक्टर होता है, जिसके व्यक्तिगत गुणों के कारण उस क्षेत्र में उसका अपना दबदबा बन जाता है और अपने क्षेत्र में एकाधिकार बना लेते हैं। नंबर 8 है वस्तु विशेष का सीमित बाजार। जब किसी वस्तु का विशेष का बाजार बहुत छोटा होता है तो उसमें भी एकाधिकार स्वतः बन जाता है। जब किसी वस्तु का बाजार बहुत सीमित होता है तो नई फर्में उद्योग में प्रवेश करने के लिए आकर्षित नहीं होती है तथा जो पूर्व स्थापित फर्में होती हैं उनका अपना एकाधिकार मार्केट में चलने लग जाता है। सरकार की आयात निर्यात नीति, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार अपनी आयात निर्यात नीति के द्वारा भी कुछ फर्मों को एकाधिकार की पुष्टि प्रदान कर देती हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम को अनेक आयातित वस्तुओं के व्यापार में एकाधिकार प्राप्त होता है। 10वां है क्रेताओं का अज्ञान एवं आलस्य, इग्नोरेंस एंड लेजीनेस ऑफ द कंज्यूमर्स। कुछ वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुओं के बारे में क्रेताओं को ज्ञान नहीं होता है, अतः कुछ फर्मों के एकाधिकार बन जाता है। नंबर 11 है उत्पादन की गुप्त विधि अथवा दुर्लभ यंत्रों का प्रयोग। कुछ यूज ऑफ सीक्रेट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और स्केयर इंस्ट्रूमेंट। कुछ उत्पादक फर्में या उद्योग ऐसे होते हैं जिनके पास में आविष्कार करते करते कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है जिस टेक्नोलॉजी के आधार पर उनका उत्पादन कम लागत पर बहुत अधिक मात्रा में और बहुत अधिक अच्छा हो जाता है, जिसकी जो तकनीकी व किसी दूसरे फर्म, उद्योग या देश या व्यक्ति को लीक नहीं करते हैं या वे शेयर नहीं करते हैं और उनका अपना एक स्वामित्व बन जाता है और उस तकनीक का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने बिजनेस के लिए करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को, दूसरी संस्था को प्रोवाइड नहीं कराते हैं। तो ये है इसकी एक आधुनिक तकनीकी का उपयोग कोई जो करता है वो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताता है। आज इतना ही। थैंक यू।